बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ जो मैंने प्रीलिम पेपर डिस्कस किया उस प्रीलिम पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने कैश बुक का क्वेश्चन आपको असाइन किया, आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्हें यकीनन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल नहीं आता था या जो बेसिक अकाउंटिंग का सवाल नहीं अटैम्प्ट करना चाहते थे, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट किया। बहरहाल आपने सवाल को अटैम्प्ट बहुत अच्छा किया, लेकिन बात यह है कि अगर पेपर की टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए तो आइडियली आपको चाहिए था कि आप क्वेश्चन नंबर 6 बैंक रिकन्सिलेशन का अटैम्प्ट करते, लेकिन बहरहाल आपके पास चॉइस होती है तो आप जो चाहे सवाल चाहें वो अटैम्प्ट करें। लेकिन मेरे लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था जानबूझकर, ताकि मैं ये देखूं कि आप पेपर में सिलेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जिन बच्चों ने कैश बुक के सवाल को छोड़ के बैंक रिकन्सिलेशन अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखा। और जिन्होंने कैश बुक अपनी टाइम मैनेजमेंट में रहते हुए कर लिया, इसका मतलब है कि वो लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छी साइन है कि वो पेपर में इंशाल्लाह खुदा न खास्ता अगर मुश्किल भी चीज आती है तो वो उसको अटेम्प्ट कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। चलिए वक्त जाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 प्रीलिम पेपर है ये आपके सामने इस वक्त मेरा, इसके क्वेश्चन नंबर 5 की कैश बुक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस कैश बुक में सवाल में कहता है मिस्टर सलमान एक सोल ट्रेडर हैं जो कि 3 कॉलम की कैश बुक इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायर्ड में कहता है ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करें। तो हमने सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना हुआ जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया है वो आपसे शेयर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कैश बुक हम बनाएंगे पेज के दोनों साइडों पर। लेफ्ट साइड का नाम होगा रिसिट साइड, राइट साइड का नाम होगा पेमेंट साइड। सबसे पहले लाइन में बिजनेस का नाम अगर गिवन होगा तो वो लिखेंगे, अदरवाइज डैश डैश फॉर्म। सेकंड लाइन में कैश बुक, उसके बाद रिसिट और पेमेंट आ गए दोनों तरफ, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस जो कि फिक्स कॉलम है। डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस अगेन फिक्स कॉलम है। और ये जो मार्जिन लाइन मुझे यहाँ ड्रॉ हुई नजर आ रही है, माजरत के साथ ये मार्जिन लाइन आपको पेपर में ड्रॉ करना अलाउ नहीं है। आप बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मेट बनाएं जो मैंने आपको बनाना सिखाया। तो मार्जिन लाइन ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, यहाँ पर सेल डिस्काउंट। और अगरचे के स्टूडेंट ने पहले बैंक का कॉलम बना दिया लेकिन इस पर कोई नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन आइडियली आपको चाहिए कि आप पहले कैश का कॉलम बनाएं और फिर बैंक का। इसी तरह डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट और फिर कैश और बैंक होना चाहिए। अगरचे कि उन्होंने बैंक पहले और कैश बाद में बनाया, मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, इस पर कोई नंबर डिडक्ट नहीं होते, एतराज नहीं है, लेकिन आइडियली आपको चाहिए कि आप पहले कैश का कॉलम बनाएं और फिर बैंक का कॉलम बनाएं, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद बच्चों जो अगली बात है वो ये है कि अब हम जाकर देखते हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर सलमान साहब के बिजनेस में पहले से बैलेंसेस मौजूद हैं। तो ऑन अप्रैल 1 ही हैड कैश ऑन हैंड, इसका मतलब है बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि उनके पास कैश पहले से मौजूद है 2,80,000 रुपए और बैंक में 1,20,000 रुपए। ये दोनों बैलेंसेस अप्रैल 1 को हैं, यानी ओपनिंग है। ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन बैलेंस कहते हैं। अगर आपको ब्रॉड डाउन याद ना आए तो आप ओपनिंग भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन दोनों बैलेंसेस को कहाँ लिखा जाता है, तो याद रहे बच्चों कि जो कैश का बैलेंस है और जो बैंक का बैलेंस है ये दोनों हमारे एसेट हैं और एसेट हमेशा डेबिट में होते हैं। तो ये रिसिट साइड डेबिट साइड भी कहलाती है। तो हमने डेबिट साइड रिसिट साइड पे जाकर लिखा अप्रैल 1 ब्रॉड डाउन बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस, और बैंक के कॉलम में 1,20,000 ये लिखा हुआ जनाबे अली, 1,20,000 कैश इन बैंक और 2,80,000 रुपए कैश के कॉलम में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलता हुआ चलूं कि मेरे बच्चों यहाँ पर ये जो सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट है, पेपर में अक्सर जाके बच्चे भूल जाते हैं कि सेल डिस्काउंट यहाँ था या यहाँ था। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, सेल डिस्काउंट जो है बेसिकली नेचर सोचनी है आपने उसकी लिखते हुए, या तो इसकी नेचर सोच लें या इसकी, किसी एक की नेचर सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सेल्स हमारी इनकम, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा इनकम, इनकम होती है क्रेडिट में तो सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा इनकम तो कहाँ होगा, डेबिट में। तो ये सेल डिस्काउंट आपको डेबिट में लिखा नजर आ रहा है और ये डेबिट साइड है रिसिट की, जैसे कि मैंने आपसे कहा। सही है, बात समझ आ रही है। चलें अब बैलेंसेस लिखने के बाद मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा और ट्रांजैक्शन पढ़ के मैं चेक करते जाऊंगा कि वो सही लिखे हैं यानी। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, उसने महीने के दौरान ये तमाम ट्रांजैक्शन मुकम्मल की। अप्रैल की 4 तारीख को मर्चेंडाइज बेची कैश पर 1,20,000, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखी जानी चाहिए? यस एग्जैक्टली। क्यों? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें बच्चों कैश और बैंक इन्वॉल्व हो। अच्छा मेरी स्पीड थोड़ी तेज है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी स्पीड से कोई एतराज नहीं होगा। रीजन क्योंकि आप सबने अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, तो यकीनन आपको ये चीजें आती हैं और मेरे तेज
तेज बोलने से आपको कोई तकलीफ या मुश्किल का सामना नहीं होगा, बल्कि आप चाहेंगे कि अच्छा है जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूं चीजों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो जाए उस ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक में लाजमी लिखना है, और जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक दोनों में से कोई भी चीज इन्वॉल्व ना हो, हमें उस ट्रांजैक्शन को टोटली इग्नोर करना होगा। राइट? अच्छा। तो चलें आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 1,20,000, मर्चेंडाइज बेची कैश पर। इसकी एंट्री दिमाग में बनती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी कैश डेबिट हो रहा है तो रिसिट साइड पर आए, कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी और वजह लिखी सेल्स। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 7 तारीख को कहता है रिसीव चेक। हमें एक चेक मिला 1,25,000 का जैन एंड कंपनी से, जबकि हमें जैन एंड कंपनी से 1,40,000 लेने थे। हम 1,40,000 रुपए के बजाय 1,25,000 का चेक ले रहे हैं, और फुल सेटलमेंट ये बात बता रहा है कि अब हमें उनसे कोई पैसे लेने नहीं है। तो अगर मेरे पास जैन से पैसे लेने का राइट था 1,40,000 और मैंने उससे लिया चेक 1,25,000 का, तो मैंने 15,000 का जैन को दिया डिस्काउंट। उस डिस्काउंट का नाम है, क्योंकि पैसे ले रहा हूं तो मैंने सामान बेचा होगा, बेचने को कहते हैं सेल, डिस्काउंट का नाम है सेल डिस्काउंट। और अगर आपको ऐसे याद ना आए तो आप इस तरह सिंपल तरीके से देख लें कि चेक ले रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। चेक वैसे तो बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन जब तक लिखा हुआ ना हो हम यही समझते हैं कि चेक को हमने कैश ट्रीट करना है। आया चेक है, लेकिन क्योंकि बैंक में जमा करवाने का जिक्र नहीं है 7 तारीख को, तो मैंने कहा इस चेक को मैंने अपने पास ऑफिस में ही रखा और इसे कैश माना, कैश समझा। तो कैश 1,25,000 बढ़ा। अब बढ़ा तो रिसिट साइड डेबिट, इसका मतलब है मैं रिसिट पर आया, लिखा अकाउंट रिसीवेबल जैन एंड को 1,25,000 से कैश बढ़ाया और कहा ये 15,000 रुपए सेल डिस्काउंट के कॉलम में आ गए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। नहीं समझ आए तो मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके सर सलमान से, मुझसे, सर अदनान से, जो भी आपके रेंज में है, जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप अपने टीचर से या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हो अगर वो कंफ्यूज और हमसे रब्ता ना कर सकें तो अपने असातिज़ा से इसके बारे में जरूर मालूम करें। तो जनाब अली अब 8 तारीख को कहता है परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक। हमने मर्चेंडाइज खरीदी और हमने चेक के जरिए पैसे अदा कर दिए 3,20,000 रुपए। तो अब मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं और चेक दे रहे हैं, तो मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस, और चेक दे रहे हैं तो पैसे बैंक से गए। पेमेंट साइड पर लिखेंगे इस बात को, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो मैं गया पेमेंट साइड पर। सबसे पहले उसूलन मुझे यहाँ लिखना चाहिए एयर। इस क्वेश्चन में एयर था, इस क्वेश्चन में एयर था ही नहीं। ठीक है, तो ईयर नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर एयर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ईयर नहीं लिखा हुआ आप देख सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और यहाँ हमने डायरेक्ट अप्रैल 8 लिखा और वजह लिखी परचेजेस, और बैंक के कॉलम में लिखे 3,20,000, क्योंकि हमने 3,20,000 का चेक दिया। उसके बाद अप्रैल 10 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। हमने मर्चेंडाइज बेची उधार पर। जब हम मर्चेंडाइज उधार पर बेचते हैं बच्चों, तो याद रहे हमारे पास पैसे नहीं आते, ना कैश बढ़ता है ना बैंक बढ़ता है। तो अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अप्रैल 10 ना आपको रिसिट में लिखी नजर आ रही है ना पेमेंट साइट पर। इसका मतलब है इस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही इस ट्रांजेक्शन को लेफ्ट किया है, इग्नोर किया है। आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। इसके बाद अप्रैल की 12 तारीख को डिपॉजिट किया चेक जैन एंड कंपनी का बैंक में। ये वही जैन है जिससे हमने 1,25,000 का चेक लिया था, जिसे हमने माना था कैश, और अब हम उसे बैंक में जमा करवा रहे हैं। इस 12 तारीख की एंट्री अगर आप अपने दिमाग में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। एंट्री लिख लें, वरना आपको समझ में नहीं आती अक्सर, क्योंकि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। और कॉन्ट्रा एंट्री कहलाने की वजह ये होती है क्योंकि इस एंट्री में बैंक डेबिट, अगर आप गौर करें इस एंट्री में इस एंट्री में आप बैंक डेबिट और कैश को क्रेडिट कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप बैंक बढ़ा रहे हैं और कैश को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बैंक कैश की वजह से बढ़ा और कैश बैंक की वजह से कम हुआ। तो ये रेसिप्रोकल हो गए, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, अपोजिट हो गए। इसलिए इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है और ये कैश बुक की दोनों साइड पे लिखी जाती है, यानी बैंक के कॉलम में रिसिट साइड पर, डेबिट साइड पर। आइए देखते हैं बैंक का कॉलम, रिसिट साइड, और अमाउंट है 1,25,000। ये वही 1,25,000 है जो जैन से हमने लिए थे और हमने इसे माना था कैश, और अब हम कह रहे हैं बैंक बढ़ा, वजह है कैश। उम्मीद करता हूं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन समझ आ रही होगी। और इसी तरह यहाँ पर सी लिखा, सी मींस कॉन्ट्रा, ताकि पेपर चेकर को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हुए ये पता चल जाए कि इस एंट्री का इफेक्ट दूसरी साइड पर भी गया है। अब हम दूसरी साइड पे आए, अप्रैल 12 लिखा और कहा कैश बिजनेस से चला गया। कितना? 1,25,000। और कैश जाने की वजह क्योंकि हमने बैंक में जमा करवाया चेक।
तो बैंक हमने इसकी वजह लिखी और यहाँ भी हमने सी फॉर कॉन्ट्रा को लिखकर दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये बात अल्लाह के हुक्म से जरूर समझ आई होगी आपको। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अगर आप क्लियर हैं तो। बच्चों इसके बाद हमारे पास लिखा नजर आ रहा है बच्चों इसके बाद जी मैं अर्ज कर रहा था, इसके बाद जो हमें लिखा नजर आ रहा है वो है जनाबे अली, रिसीव एडवाइस फ्रॉम बैंक। हमें बैंक से हिदायत इंफॉर्मेशन मिली कि कस्टमर सुहेल ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं। तो सुहेल ने अगर पैसे डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवाए तो बैंक तो हमारे अकाउंट में बढ़ा चुका होगा, हमें अपने पास अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना चाहिए। सही है, हमारा बैंक बढ़ा ना, इसके एंट्री दिमाग में सोच लीजिए, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल सुहेल क्रेडिट। ठीक है, तो हम जाते हैं अप्रैल 18 रिसिट साइड पर मेरे बच्चों। ये हमारे अप्रैल 18 रिसिट साइड, अकाउंट रिसीवेबल सुहेल, और बैंक के कॉलम में 3 लाख रुपए लिख दिए और बस सिंपल ये एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास लिखा है अप्रैल की 22 तारीख को पेड रेंट एक्सपेंस इन कैश। हमने रेंट अदा किया कैश की शक्ल में 2,40,000। तो रेंट अदा करते हैं तो खर्चे में होता है इजाफा और कैश जाता है। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कैश कम हो तो क्रेडिट। इसका मतलब है कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्रेडिट पेमेंट साइड पर आया और मैंने यहाँ आकर लिखा रेंट एक्सपेंस 22 तारीख को, और क्योंकि कैश दे रहा हूं तो कैश के कॉलम में 2,40,000 रुपए लिख दिए बच्चों। इसके बाद 26 तारीख को कहता है पेड कैश टू यूसुफ। हमने कैश यूसुफ को दिया 1,55,500, जबकि हमें उसे देने थे 1,60,000। तो क्यों दे रहे हैं हम पैसे? क्योंकि हमने यूसुफ से पास्ट में सामान खरीदा होगा, पैसे देना हमारी जिम्मेदारी। आज हम उसे पैसे दे रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कितनी थी हमारी? 1,60,000, लेकिन हमने उसे पैसे दिए कैश में 1,55,500। इसका मतलब है बाकी हमने उससे डिस्काउंट लिया। और डिस्काउंट की कंफर्मेशन कैसे हो रही है बच्चों? क्योंकि फुल सेटलमेंट का वर्ड यहाँ लिखा नजर आ रहा है। तो हमने कहा इसकी एंट्री अगर आप दिमाग में बनाना चाहें तो बनेगी अकाउंट पेबल यूसुफ डेबिट 1,60,000, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 1,55,000 4,500, और कैश क्रेडिट 1,55,500। आइए अप्रैल 26 को एंट्री देखते हैं पेमेंट साइट पर। अकाउंट पेबल यूसुफ 4,500 परचेज डिस्काउंट, और चेक कैश दिया है तो 1,55,500 कैश के कॉलम में लिखा नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये मुश्किल है आपके लिए मैंने, लेकिन इसको जानबूझ के मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है। मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये क्लियर तो हो जाएगा आपको, लेकिन फिर पूरी पिक्चर नजर नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 28 को विड्रू फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से निकाले 1,50,000 जाती इस्तेमाल के लिए। पहले मैं इस ट्रांजैक्शन को लिखता हूं जाके। जब हम जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग करने से बैंक कम होता है। बैंक कम हो रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है, बैंक हमारा एसेट है, तो पेमेंट साइड पर गए, वजह लिखी ड्राइंग, और बैंक के कॉलम में 1,50,000 लिख दिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे लिखा है और विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से और निकाले 2 लाख रुपए ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। तो अब ऑफिस में 2 लाख रुपए कैश आया और बैंक में 2 लाख रुपए कैश कम हुआ। अब ये फिर दोबारा कौन सी एंट्री बन रही है? अगर आप गौर करें दोबारा ये एंट्री बन रही है कैश डेबिट। क्यों? क्योंकि अब ऑफिस में कैश आ रहा है, और कहां से आ रहा है? बैंक से। तो बैंक अब क्रेडिट हो रहा है, यानी फिर दोबारा कॉन्ट्रा एंट्री। अब फिर दोबारा कॉन्ट्रा एंट्री है तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री में 2 लाख रुपए बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक हो रहा है कम और कैश में हो रहा है इजाफा। तो कैश डेबिट, कैश रिसिट साइड पर आएगा। रिसिट साइड पर कैश के कॉलम में हमने यहाँ लिखा 28 तारीख, कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी और कहा पैसे कहां से आए? बैंक से। और इसी तरह 28 तारीख को यहाँ लिखा बैंक से पैसे गए 2 लाख, और बैंक से पैसे जाने की वजह कैश, यानी हमने कैश विड्रू किया है। उम्मीद करता हूँ ये 28 तारीख की ट्रांजैक्शन आपको समझ आई। हम तमाम ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर चुके हैं। अगर सवाल में रिक्वायर्ड में सिर्फ ये भी लिखा हो कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, तो भी, प्रिपेयर कैश बुक 3 कॉलम, तो भी, और अगर रिक्वायर्ड ना भी हो तो भी हमें क्या करना है बच्चों? हमें कैश बुक को कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन, फुटिंग एंड बैलेंसिंग करनी है, बिकॉज कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर। तो हमें इसमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के 2 अंदाज आपको मैंने क्लास में सिखाए हैं। एक अंदाज दोनों तरफ आप पैरेलल लाइन में आमने सामने टोटल कर लीजिए, और एक अंदाज ये कि आप हैवी साइड का टोटल कीजिए पहले, और फिर लाइंस ड्रॉप कीजिए और हैवी साइड के टोटल को दोनों साइड पे लिखें। बहरहाल इस स्टूडेंट ने क्या किया? इस स्टूडेंट ने दोनों साइड का टोटल किया हुआ है। सेल डिस्काउंट के टोटल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सेल डिस्काउंट है और ये परचेज डिस्काउंट, इसको कुछ मैच नहीं करते। मैच असल में होता है बैंक का कॉलम बैंक से, कैश का कॉलम कैश से।
तो आइए जरा देखते हैं कि बैंक के कॉलम का टोटल बन रहा है 5,45,000। याद रहे जिस लाइन में आप टोटल करेंगे, जिस रो में आप टोटल करेंगे, उस लाइन में आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप एक अदद लाइन ड्रॉ करेंगे सेल डिस्काउंट बैंक और कैश के कॉलम में, और उसके नीचे ये तीनों अमाउंट आ गए टोटल की। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे परचेज डिस्काउंट बैंक और कैश के कॉलम में, और आपके सामने अमाउंट आ जाएगी। तीनों अमाउंट आपके सामने हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो बैंक में 5,45,000 आए, लेकिन बैंक से 6,70,000 गए। यानी अब आप नोटिस कीजिए कि बैंक में जितने पैसे आए उससे ज्यादा पैसे चले गए। आमतौर पर ये एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन बैंक जब बिजनेस को देता है सहूलत एक्स्ट्रा पैसे निकालने की, तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है आज बैंक में जितने पैसे थे हमने उससे ज्यादा निकाले, तो अब हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मल नहीं होगा। यानी बैंक हमारा एसेट होता है, लेकिन अब बैंक हमारा एसेट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए। अब बैंक बन जाएगा हमारी लायबिलिटी। अच्छा, इसी तरह कैश हमारे बिजनेस में 7,25,000 आया और 5,20,500 गया। इसका मतलब है जितना आया उससे गया कम, तो कैश अभी भी बचा हुआ होगा। लेकिन बैंक में हमारे जितने पैसे थे हमने उससे ज्यादा निकाले, तो अब बैंक में पैसे बचे हुए नहीं है, बल्कि उल्टा हमने बैंक को पैसे अदा करने हैं। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। हैवी साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखा जाएगा एक लाइन छोड़कर। आप देख सकते हैं इस साइड का टोटल है 670, तो यहाँ 670 एज इट इज लिखा है एक लाइन छोड़कर, और 670 यहाँ भी प्लेस किया गया। इसी तरह यहाँ का हैवी टोटल है 725, तो 725 यहाँ भी लिखा गया और 725 यहाँ भी लिखा गया बच्चों। ठीक है। अच्छा, आप वीडियो को रोक कर आराम से पुरसुकून अंदाज में देख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, जिन्होंने ये किया हुआ है, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी में बातें कंफर्म करूं, तो मैं थोड़ा तेजी से लेके चल रहा हूं। तो 7,25,000 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी, लेकिन यहाँ का टोटल 725 बनता है, यहाँ का टोटल 725 नहीं बनता। तो 725 में से 520 माइनस किए, 204,500 ये अमाउंट आई। जो अमाउंट अपने पास से लिखे किसी भी साइट पर बैलेंस करने के लिए उसे कहा जाता है कैरिड डाउन बैलेंस। ठीक है, ये बात मैंने आपको कहां बताई है, जर्नल लेजर के टॉपिक में भी बताई है। तो कैरिड डाउन बैलेंस, और इसकी डेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो मुझे इतराज नहीं है, लेकिन इसकी डेट लिखने की जरूरत नहीं है। कैरिड डाउन बैलेंस, अमाउंट आगे 204,500, और ये कैरिड डाउन को आसान उर्दू में कहते हैं आखिर में बचा हुआ बैलेंस, इंग्लिश में कहते हैं एंडिंग बैलेंस, और ये एंडिंग बैलेंस बनता है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस। तो अप्रैल के बाद मई आता है। आप देख सकते हैं टोटल की वेरी नेक्स्ट लाइन मई फर्स्ट ब्रॉट डाउन बैलेंस, कैश के कॉलम में 204,500, ये हो गया कैश के कॉलम का फाइनल। अब बैंक के टोटल अगर देखें तो बैंक का टोटल यहाँ का हैवी था 670, जबकि यहाँ का टोटल था 545। तो हमने 670 लिखकर 545 माइनस किए, अपने पास से 125 लिखे, 125 का नाम लिखा कैरेट डाउन बैलेंस, और कैरेट डाउन बना नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ब्रॉड डाउन। क्योंकि ये बैंक का बैलेंस है तो बैंक के ही कॉलम में 125 लिखेगा। आज कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस अलग अलग साइड पर हैं, क्योंकि कैश आज भी हमारा एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट पर होता है, रिसिट साइड पर होता है। लेकिन बैंक का बैलेंस अगर पेमेंट साइड पर नजर आ रहा है, इट मींस आज बैंक से हम इतने रुपए एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं, बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट बन गया है। बच्चों, यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैश बुक की तमाम ट्रांजैक्शन और कैश बुक को बैलेंस करना सिखाया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी अल्लाह के हुक्म से। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपनी कंफ्यूजन को हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।